हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए और शिक्षक बनकर बिहार को आगे ले जाने के लिए और देश के विकास में योगदान देने के लिए। तो चलिए आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि बिहार टेक्स्ट बुक का है, बिहार बोर्ड का है, उसको हम कर चुके हैं और आज हम दूसरे चैप्टर में हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये दूसरा चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। कहता है कि सोनी का सवाल है कि सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी कि और पिंकी से बातों बोली कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ, यह कैसे जान सकता है। पिंकी ने, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का निम्न तरीके से उत्तर देना शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ। हजारों साल पहले क्या हुआ। तो हजारों साल पहले क्या हुआ और ये कैसे हुआ, मतलब कि क्या और कैसे, व्हाट एंड हाउ। कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हमें रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद ले लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यानी हजारों साल पहले क्या घटित हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। अतीत का मतलब होता है जो बीते हुए हैं, बहुत ज़माने पहले कोई घटना हुआ। तो अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी से हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अध्ययन का काल निर्धारण हम कैसे करते हैं। हिस्ट्री में हम अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करते हैं। अतीत से लेकर वर्तमान काल में हम जो है विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम, अध्ययन और विश्लेषण ही इतिहास के विषय। तो देखिए, आपको यहाँ ये याद रखना है कि इतिहास के तहत हम क्या अध्ययन करते हैं। इतिहास के तहत हम क्या, तो आपको याद रखना है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम, अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। तो क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का विषय क्या है। तो आप इसमें ऑप्शन रहेगा आपको कि विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन और विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस कामों में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया जाता है। जैसे सामान्यतः देखिएगा 3 खंड में, प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक बांटा जाता है। यानी कि एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न में बांटा गया है भारत के इतिहास को। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक घटना जो है, ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं बाधा नहीं पहुंचती। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। प्रत्येक इतिहास जो है ना, उसका एक क्या होता है, विशेषता होता है। ऐतिहासिक युग का प्रत्येक युग की एक विशेषता होती है। और भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप यानी कि 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि बाद से निर्धारित किया जाता है। यानी कि 700 से लेकर 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है जाता है। और आरंभिक चरण को पूर्व इतिहास काल कहा जाता है। ये भी आपको पॉइंट नोट के हम ये करते जाएंगे आपको कि जो भी नोट लायक हो, जहाँ स्टार लगाएंगे उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप ये पूरा वीडियो देखिए, कंटिन्यू देखिए, आपको क्वेश्चन इसी बुक से मिलेंगे, बिहार के एग्ज़ाम में इसी बुक से रहेंगे। तो चलिए, इसमें कहता है कि किसके इतिहास के आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग का घटनाओं की कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, पूर्व ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस युग का जो घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने
आग एवं पहिया का उपयोग सीखा। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में, किस काल में? पूर्व ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने आग और पहिया का उपयोग सीखा। पूर्व ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने आग और पहिया का उपयोग सीखा। यस, पहिया का उपयोग सीखा, राइट है ना। खेती एवं पशुपालन सीखा, ये भी आपको याद रखना है, खेती एवं पशुपालन सीखा। और इसी समय गांव एवं कस्बा तथा शहरों का विकास हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान समय में हम जो शहर देखते हैं उन शहरों का विकास कब शुरू हुआ? तो आप लिखेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल में। क्या लिखेंगे? पूर्व ऐतिहासिक काल में हमारा जो है इतिहास की शुरुआत हुई थी, राइट। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसमें तो कि हमने इसमें क्या कहा, तीन चीज़ हमने देखा कि पूर्व ऐतिहासिक काल जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी युग में हम जो है मनुष्यों ने आग और पहिया का उपयोग सीखा, खेती और पशुपालन सीखा, और शहरों तथा कस्बों का विकास भी पूर्व ऐतिहासिक काल में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। 8वीं शताब्दी तक धीरे धीरे राज्य कमजोर पड़ने लगा, व्यापार महानगरों में विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। देखिए, ये भी आपको नोट डाउन करना है कि 11वीं शताब्दी तक सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ, सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी हुआ। तो देखिए, 11वीं शताब्दी में जब नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ, इस्लाम जब भारत में आए, इस्लाम से क्या हुआ, नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। इससे इस्लाम के आने से क्या क्या हुआ, सांस्कृतिक समन्वय हुआ, सामाजिक सामंजस्य हुआ और यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पतनशील अवस्था में आ गया, मतलब कि पतन होने लगा। और दूसरा प्रमुख काल था मध्यकाल का अंत हो गया। अब आइए आधुनिक काल। तो देखिए, मध्यकाल की शुरुआत 11वीं शताब्दी से शुरू होता है, याद रखिएगा। 8वीं शताब्दी तक ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, व्यापार नगरों, प्रारंभिक काल जो था। अब देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पश्चिमी देशों का जब नए विचार, नई प्रशासनिक व्यवस्था भारत आया और इससे जो है शिक्षा व्यवस्था, यानी कि इससे हमारा आधुनिक काल में जो था आया, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था आगमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश एक नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी जो हमारे देश के आर्थिक साधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इसी हम उपनिवेशवाद कहते थे। इसके अंतर्गत उपनिवेशवाद के अंतर्गत, अब देखिए उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो है किसी उन्नत देश द्वारा, यानी कि किसी उन्नत देश द्वारा किसी कमज़ोर देश पर जो अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण किया जाता है, ये जो होता है उपनिवेशवाद कहलाता है। आप देखिए उपनिवेशवाद समझ गए ना, कि किसी भी मजबूत राष्ट्र या देश द्वारा कमज़ोर राष्ट्रों पर आधिपत्य करके, अधिकार करके उसका आर्थिक शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में भी इसके विरुद्ध चेतना जागृत होने लगा और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय जन आंदोलन सक्रिय हुए, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित था। और भारत को 1947 में आज़ादी मिली, एक नया संविधान बना और इस संविधान के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को शासन का अधिकार मिला, यानी कि इसी संविधान के द्वारा भारतीयों की जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला और यही काल भारत का आधुनिक प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तक है। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इसमें राजा, आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार, मान्यताएं, औषधियाँ तथा विज्ञान
आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण ये पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताम्रपत्र, और ये पांडुलिपि जो है ताम्रपत्र और भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है, कुछ पुस्तकालय संग्रहालय में सुरक्षित है। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण एंड सार्वजनिक पुस्तकालय में इन्हीं पांडुलिपियाँ हैं। तो देखिए ये पांडुलिपियाँ कहाँ कहाँ हैं आपको याद रखना है, दो जगह है। ये पांडुलिपियाँ कहाँ कहाँ है, दो जगह है, आपको याद रखना है। एक तो खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कि पटना में है, और दूसरा है पालीगंज में स्थित सतपुरा गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ अनेक पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपियाँ जो होती है हाथों से लिखित होती है ना, पांडुलिपियाँ जो होता है हाथों से लिखित होता है। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों के महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि भी हैं, और कई सांस्कृतिक भाषा में लिखे, जबकि अन्य प्राकृतिक, तमिल और कन्नड़ भाषा में लिखे गए। देखिए ये जो है, देखिए ये ताम्रपत्र पर, देखिए ये जो है ना ताम्रपत्र पर लिखा गया है, और ये एक अभिलेख है। और कहता है कि अतीत, हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु पर के सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा लिखा जाता है, और इन अभिलेखों में राजा और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित है। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता है सॉरी, जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते हों, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेश को पढ़ सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई, इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसे वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से निर्मित बनी इमारतों के अवशेष हैं, औजार हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है और सिक्के आदि आते हैं। यह वस्तु एक पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। यह वस्तु क्या कहलाता है, पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इन अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो है व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातात्विद कहलाता है। ये देखिए ये हमारा सिक्का है, ये मुहर है, और ये मृदभांड है, घराप टाइप का है। ये सब हमारा पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक वस्तुओं की जानकारी में हम पक्षी, मछलियों और हड्डियों से भी मिलती है ना। पक्षी, मछली और हड्डियों से मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों से भी अवशेष प्राप्त, जिससे पता लगता है कि अतीत में लोग के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और कौन कौन से प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर, ये देखिए ये जो बॉक्स में है ना, ये बहुत, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन की देखिए बहुत से, मैंने भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं, तो मैं देखता हूँ कि कोई स्कॉलर ने कोई बात कही तो उसको पूछता ही पूछता है, याद रखिएगा। तो जो भी बॉक्स है उसको ध्यान दीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें दिया गया है कि स्पूनर है ना, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का स्तंभ निकाला। तो क्वेश्चन क्या है, कुम्हरार कहाँ है, पटना में। किसने खुदाई किया, डॉक्टर स्पूनर ने, और इससे खुदाई से क्या मिला, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का स्तंभ निकाला। किसने, स्पूनर ने निकाला। और इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े भी प्राप्त हुए। देखिए कुम्हरार से ही जब खुदाई हो रहा था तो वह सोने के बैलों के टुकड़े मिले, और इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता का प्रकाश पड़ता था। देखिए इस बॉक्स के अंदर जो है ना, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले तो आप डॉक्टर स्पूनर याद रखिएगा, जो कि पटना के कुम्हरार नामक स्थान पर खुदाई किया है ना, और वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल प्राप्त हुआ। इसमें नहीं था, वो राजमहल लकड़ी का बना हुआ था, और खुदाई से यहाँ सोने के बैल के टुकड़े मिले, और इसी से समझिए कि मगध साम्राज्य कितना भव्य था। ठीक है, आगे देखिए। इस पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद, इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं, और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अतीत की व्याख्या होती है। अब देखिए सिक्के जो होते हैं ना, शासकों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर राजकीय चिन्ह होते हैं, धार्मिक चिन्ह होते हैं, कोई लिपि अंकित होती है, जिसको सिक्कों का अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण के समय निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे
तो समय का निर्धारण करने की कई विधियां हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित विधियां हैं वो है रेडियो कार्बन विधि, जिसको हम कार्बन 14 या C14 विधि भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमको देखना है रेडियो कार्बन विधि। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु, पौधे जिंदा होते हैं तब वे जिसकी मात्रा मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है और वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि उसे निश्चित दर पर खोया जाता है। भौतिक शास्त्री इसमें कार्बन 14 के तहत जो इसका पता लगाता है और आयु निश्चित करता है। अब देखिए तिथियों का मतलब क्या होता है। देखिए तिथियों का मतलब जो है, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप अपनाया गया जिसे कि हम ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से ली जाती है ना। तो आप देखिए इसमें आपको या नोट करिए, देखिए स्टार में लगा रहा हूँ। पहले जो भारत में विक्रम संवत शक संवत था, लेकिन अब हम जो है ईसाई मसीह की, जिसे को हम लेते हैं ईसा मसीह साहब के जन्म से, उसके पहले, जैसे जन्म के पहले जो हुआ उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसको कि हम BC लिखते हैं, और जो उसके बाद AD, उसको हम हिंदी में इसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार शुरुआत में जन्म के वर्ष से होता है। यदि 2009 ईस्वी में है तो इसका मतलब होता है कि 2009 ईस्वी का मतलब होता है, अगर ईस्वी लिखा है AD तो उसका मतलब होता है जन्म के बाद। तो देखिए जन्म के बाद 2009 ईस्वी। इसी प्रकार से अगर 25 ईसा पूर्व लिखा था तो इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह साहब के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व। देखिए ये सब बना हुआ। आगे देखिए भौतिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौतिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौतिक रूपरेखा के लिए जो है मुख्यतः भारत में 4 भागों में बांटा जाता है। एक है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और जंगलों। ये देखिए मैं स्पीड में पढ़ देता हूँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, फिर भी स्पीड से पढ़ देता हूँ कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो तराई जंगलों के आरंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम प्रदेश आते हैं। उसी तरह से उत्तर का मैदान, ये अपनी उपजाऊ भूमि के लिए, अधिक पैदावार के लिए जाना जाता है। ये उत्तर का मैदान। देखिए उत्तर का मैदान जो है ना, सिंधु गंगा, ये इंपॉर्टेंट देखिए, उत्तर का मैदान सिंधु गंगा यमुना की सहायक नदियों से लाई गई मिट्टी से बना है। सिंचाई से काम लिया जाता है। यह देश का सबसे ज़्यादा उपजाऊ। दक्षिण का पठार नर्मदा ताप्ती नदियों से बना है, और उत्तर पूर्व का जो तराई प्रदेश है ना, हिमालय के साथ साथ वाला जो क्षेत्र होता है। अब देखिए सुदूर, एक चीज़ और इसमें देखना है कि देखिए ये जो है सतपुरा की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण में भारत से पृथक करती है। सुदूर दक्षिण के भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उपजाऊ डेल्टा मैदान है। अब देखिए ये मैप है। अब देखिए आगे आइए, कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित, अब देखिए ये आपको स्टार लगाना हो कि भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करता है। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं, जैसे कि खैबर, बोलन, गोमला दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान, ईरान से बनता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते होते हैं। दर्रे जो होते हैं पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते होते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसा स्थान होता था, जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूँ, अब देखिए इसमें यहाँ मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ में 6000 वर्ष ईसा पूर्व गेहूँ और जौ सबसे पहले लोगों ने उगाया आरम्भ किया। यहाँ भेड़, बकरी तथा गाय बैल पशु पालतू बनाया गया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ बहता है, और इन सहायक नदियों को आगे चलकर बड़ी नदी मिल जाती हैं, और लगभग पूरे साल इस नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता बनती है। ठीक है। अब देखिए उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मिश्मी और अन्य पहाड़ियाँ नया पर, इन पहाड़ियों के नाम पर ही आदिवासी समूह की पहचान होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में विंध्य पर्वत विभाजक है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थान पर 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण होता है, और महापाषाणी संस्कृति मृतक को दफना कर चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर से गाड़ देते थे। अब ये देखिए विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ के बारे में दी गई। आगे हम चलते हैं।
नदियाँ बहती हैं विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडीबा। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, कोलडीबा चौपानी बांडो ऐसे स्थल है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपको जो निकालना है कि नदियाँ विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है, विंध्य पर्वत के उत्तर में क्या है, कोलडीबा है, और यहाँ से जो है क्या मिला हमको, यहाँ से मिला है हमको चावल। ये आपको इम्पोर्टेंट है, कोलडीबा और चौपानी बांडो से हमको चावल के साक्ष्य मिले, राइट। उत्तर भारत में बहने वाली गंगा नदी दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन मगध नाम से, गंगा के अब देखिए गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन मगध से नाम से जाना जाता है, जहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और यहाँ अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा इस विस्तरण से स्पष्ट होता है कि यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण करें, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। तो ये लोग उन पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्री जोखिम को उठा सकते हैं। इनके अलावा इन देशों के लिए धार्मिक रूप से हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, और यहाँ तक कि इन भारतीयों के उपमहाद्वीप से ज़्यादा देश का नाम, अब देखिए अपने देश के लिए प्राय इंडिया जय भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडस से निकाली गई संस्कृति सिंधु, इंडिया जो है ना इंडस शब्द से निकली है, जो सिंधु संस्कृत कहलाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंडोस कहा, और फारसी में ही हिंदुस्तान कहलाता है, इंडिया हिंदुस्तान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत जो पड़ा वो भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे और ऋग्वेद काल में था, है ना। अतः प्राप्त स्रोतों तथा साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे, तो हम इसमें आगे भी इस पर अध्ययन करेंगे। यह अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चलिए अब हम इसका वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। देखिए तो क्वेश्चन ये देखिए, मनुष्य पशु पौधे के अवशेष की प्राचीनतम निर्धारण किस विधि से करते थे, हमने अभी पढ़ा कार्बन 14 पद्धति, ठीक है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से के पर्वत से कौन अलग करता है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करता है, जस्ट हमने पढ़ा। और आगे क्वेश्चन है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो हमने पढ़ा कोलडीबा से, है ना। अब देखिए डैश क्षेत्र का दिन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, डैश क्षेत्र का दिन। फिर भौगोलिक दृष्टि से भारत को डैश भागों में विभाजित करते हैं, और डैश ने कुम्हारार नामक जगह से खुदाई किया, और आधुनिक काल का प्रारंभ से हुआ कि कहाँ से होता है, और डैश क्षेत्र से महापाषाण संस्कृति प्राप्त होती है। ये खाली जगह आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसको को बताएं और देखिए कि आपको कितना याद है। फिर ये देखिए ये मिलाने वाला भी है ना, तो अब देखिए मिलाने वाला जो है ये मगध है, खासी है, क्या है, मगध है, महापाषाण चौपानी बांडव, चौपानी बांडव से जो है आपको क्या मिला, अनाज के प्रमाण मिले थे ना, चौपानी बांडव चावल के साक्ष्य मिले थे। खासी क्या है, एक जनजाति है ना। मगध जो है प्रथम बड़ा साम्राज्य था, महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण में मिला, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये आज का सेकंड चैप्टर था, और हमने आपको अब पूरा चैप्टर करवाया। आप इसको दोबारा भी देख अगर नहीं होता तो फिर हम आपसे जो है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और आपको हम इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे, आप टेंशन ना लें। आपकी सारी मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर कराऊँ और पूरी बुक में कराऊँ, क्योंकि बुक जल्दी मिलता नहीं है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।